नमस्कार, टीएनपी न्यूज पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर है पीएम मोदी और पीएम मोदी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। इस दौरान पीएम मोदी ने वाराणसी में रोड शो किया। रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। पीएम मोदी ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। पीएम मोदी ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ किया है। तो वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दशकों के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण ने यूपी को विकास में पीछे रखा। कांग्रेस के युवराज का कहना है कि काशी के नौजवान यूपी के नौजवान नशेड़ी हैं। उनके अपने होश ठिकाने नहीं। वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। मोदी को गाली देते देते उन्होंने 2 दशक बिता दिए और अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के लोगों पर ही ये लोग निशाना साध रहे हैं। दशक के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण ने यूपी को विकास में पीछे रखा। पहले की सरकारों ने यूपी को बीमारू राज्य बनाया, यहां के नौजवानों से उनका भविष्य छीना। लेकिन आज जब यूपी बदल रहा है, जब यूपी के नौजवान अपना नया भविष्य लिख रहे हैं, तब ये परिवारवादी क्या कर रहे हैं? मैं तो इनकी बातें सुनकर हैरान हूं। कांग्रेस के शाही परिवार के युवराज का कहना है और चौंक जाएंगे आप। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई? मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता लिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है, वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। अरे गौर परिवारवादियों, काशी का, यूपी का नौजवान तो विकसित यूपी बनाने में जुटा है। अपना समृद्ध भविष्य लिखने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहा है। इंडी गठबंधन द्वारा यूपी के नौजवानों का अपमान कोई नहीं भूलेगा। साथियों, गौर परिवारवादियों की और संदेश खाली मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। महिलाओं का यौन शोषण का मामला लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC की टीम संदेश खाली पहुंची। ये टीम संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से मुलाकात करेगी और इससे पहले लॉकेट चटर्जी के नेतृत्व में बीजेपी की महिला टीम को संदेश खाली जाने से पुलिस ने रोक दिया था। डेलीगेशन और पुलिस के बीच बहस भी हुई थी, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इससे पहले 16 फरवरी को भी केंद्रीय मंत्री और महिला सांसदों के प्रतिनिधि मंडल को संदेश खाली नहीं जाने दिया गया था। आपको बता दें कि ये 8 दिन में दूसरी बार है जब बीजेपी डेलीगेशन को संदेश खाली जाने से रोका गया है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईडी ने टीएमसी के जो फरार नेता चल रहे हैं शाहजहां शेख पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है और राशन घोटाला मामले में बंगाल में उनके 6 ठिकानों पर छापेमारी भी की है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने को लेकर कहा, गठबंधन और सीटों का बंटवारा हो गया है। 25 तारीख को मैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने जा रहा हूं। वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि अभी जरूरत यह है कि जनता को मुद्दे समझने हैं और बीजेपी जिस तरीके से साजिश करेगी उससे अपने कार्यकर्ता और जनता को बचाना है। आपको जानकारी मिली होगी कि उन्होंने किस तरीके से चंडीगढ़ मेयर चुनाव में वोट को लूटा था। ये बैलेंस से वोट हुआ था, इसलिए इनकी चोरी पकड़ी गई, वरना मशीन से वोट पड़ता तो इनकी चोरी कहीं नहीं पकड़ी जाती। ये वोट लूटने का काम करते हैं। देखिए, जो गठबंधन हो गया, सीटों का बंटवारा हो गया और आपको पता होगा 25 तारीख को कार्यक्रम में शामिल भी होने में जा रहा हूं।
और बहुत जल्दी तारीख आ जाएंगी। अभी ज़रूरत ये है कि जनता को मुद्दे समझाना, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की साजिश करेगी उससे अपने कार्यकर्ता और जनता को बचाना, क्योंकि जिस तरह का उनके पास सोशल मीडिया का नेटवर्क है, जिस तरह से संसाधन उनके दिखाई दे रहे हैं, अभी आपको जानकारी हुई होगी कि किस तरीके से उन्होंने चंडीगढ़ का वोट लूटा था। मान लीजिए ये तो बैलेट से वोट पड़े थे, इसलिए लोगों को पता लग गया कि बैलेट में हेरा फेरी हुई है। मान लीजिए मशीन से वोट पड़ा होता तो मशीन को कहाँ से खोलते हम, कहाँ से कोई देख पाता। तो ये तो बैलेट की वजह से इनकी चोरी पकड़ी गई, वोट की लूट पकड़ी गई। भारतीय जनता पार्टी एक गिरोह की तरह काम कर रही है, राजनीतिक दल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक गिरोह की तरह काम कर रही है, ये कोई राजनीतिक दल नहीं है। सोचिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये तो लोकतंत्र खत्म कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में क्या फैसला लिया कि जिसको बैलेट से हराया था उसको जिताया सुप्रीम कोर्ट ने। एक आस और उम्मीद जगी है कि जनता जागरूक हो जाए। ये वोट लूटने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है आने वाले चुनाव में। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाहिदगाह मस्जिद विवाद को लेकर अब तारीख 29 फरवरी रखी है। आज सिविल वाद की पोषणीयता को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें शाहिदगाह और मंदिर पक्ष के वकीलों ने कोर्ट में अपनी अपनी दलीलों को रखा और जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख अब 29 फरवरी मुकर्रर की है। कोर्ट में आज शाहिदगाह मस्जिद की तरफ से, कमेटी की तरफ से सीनियर एडवोकेट मिसेज अहमदी पक्ष ने पक्ष रखा और उनका पक्ष ये था कि जो सूट है मथुरा वाला, जो भी सूट फाइल हुए हैं वो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और लिमिटेशन एक्ट के तहत पोषणीय नहीं है, बार है, सूट बार्ड बाय द लॉ। तो उनका आर्गूमेंट काफ़ी ब्रीफ आर्गूमेंट उनकी तरफ से किया जा रहा है और कोर्ट उनको मौके भी दे रही है। और फाइनल जो है अब लगता है कुछ सूट, टोटल 15 सूट नंबर 1 से क्लब थे, जिसमें से 12-13 में सुनवाई हो चुकी है और ऑलमोस्ट 29 फरवरी के ऑनवर्ड्स जो सुनवाई की अगली तारीख है 11 बजे, 11:30 बजे सुबह में, उसके बाद हम लोग का जो है हिंदू पक्ष अपना आर्गूमेंट हम लोग रखेंगे। और हम लोग के आर्गूमेंट में भी बहुत ही दमखम है और दमखम इसलिए भी है कि जो कॉम्प्रोमाइज डीड हुआ था मथुरा में 1968 का, वो तो इलीगल है। तो जब और जिस डिक्री सिविल कोर्ट का डिक्री है वो भी जो है उसका बेसिस कॉम्प्रोमाइज। मामले की अगली सुनवाई इसमें कब होगी? देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि का जैसे मामला कोर्ट माननीय न्यायालय में चल रहा है, कोर्ट नंबर 91 में जस्टिस मयंक जैन साहब की अदालत में ये चल रहा है। तो आज शाही ईदगाह पक्ष की ओर से ही उनके अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा और अभी तक 13 मामलों में उन्होंने ऑब्जेक्शन किए हैं। अभी 2 मामले शेष हैं, उनमें वो 29 तारीख को ऑब्जेक्शन मुझे लगता है करेंगे और 29 तारीख अग्रिम तारीख इसमें निर्धारित कर दी गई है और 11:30 बजे इसमें सुनवाई होगी। उसके बाद सबको मौका मिलेगा। उसके बाद हम लोग हिंदू पक्षकार अपना पक्ष रखेंगे और जिस तरह से वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करते हैं या लिमिटेशन एक्ट की बात करते हैं या 1968 के कंप्रोमाइज़ की बात करते हैं, वो गलत है। क्योंकि 1968 का कंप्रोमाइज़ गलत तरीके से किया गया, गलत फैक्ट्सों पर किया गया। और जो 68 का कंप्रोमाइज़ है उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ही प्रॉपर्टी का बी ने कंप्रोमाइज़ किया, दूसरा कोई न्यायालय की परमिशन भी नहीं ली गई। 32(7) में एक प्रोविजन है, उसमें परमिशन भी नहीं ली गई है। तो इसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी अप्लाई नहीं करता है, उसका भी हम हवाला उस दिन देंगे। खबर गाजियाबाद से है, जहां गाजियाबाद क्राइम ब्रांच ने ऐसे 4 लोगों को गिरफ्तार किया है जो विदेशों से गाड़ी चोरी करने का तरीका सीखकर लग्जरी गाड़ियों की ऑन डिमांड चोरी किया करते थे। क्राइम ब्रांच पुलिस ने मसूरी इलाके से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और ये लोग लग्जरी गाड़ियों की चोरी किया करते थे। ये लोग ऑन डिमांड गाड़ी चोरी किया करते थे और फिर 500 से ज़्यादा गाड़ियां चुराकर अब तक ये इन्होंने 500 गाड़ियां चुरा ली है और ये गिरोह 2012 से गाड़ियों की चोरी कर रहा है और दूसरे शहरों में ऊंचे दामों पर उन गाड़ियों को बेच दिया करता है। ये लोग दुबई जाकर इन लग्जरी गाड़ी की चाबियां लाया करते थे और उन चाबियों से सॉफ्टवेयर डालकर उनकी मास्टर चाबी बनाया करते थे। इनके निशाने पर दिल्ली एनसीआर की गाड़ियां रहती थी। मसूरी थाना क्षेत्र के जेल रोड अंडरपास से गिरफ्तार हुआ है। ये मुखबिर की सूचना पे ये गैंग का पता चला था। एनसीआर क्षेत्र में ये गैंग जो है चोरी का काम को अंजाम देता था। 2012 से ये लोग एक्टिव होते थे। इनका बेसिकली मोडस ऑपरेंडिस ये रहता था कि जो भी लग्जरी गाड़ियाँ, जो आधुनिक गाड़ियाँ हैं, उन गाड़ियों के सॉफ्टवेयर को ये टैब में डाउनलोड कर लेते थे और गाड़ी के लॉक को तोड़कर गाड़ी में एंटर कर जाते थे। गाड़ी में एंटर करने के बाद
ये गाड़ी के सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर लेते थे अपने टाइप में। उसके बाद ये क्या करते थे कि चाबी को एक्टिवेट कर लेते थे। चाबी एक्टिवेट करने के बाद गाड़ी चालू करके और ये लोग गाड़ी को चोरी कर लेते थे। ऑन डिमांड सर आपने बताया कि गाड़ी चोरी करते थे, अब तक कितनी गाड़ियों को ये चोरी कर चुके हैं और बेच चुके हैं? अब तक इन लोगों ने टोटल जब से अपराध कर रहे हैं 2012 से इनका आपराधिक इतिहास मिल रहा है। 2012 से आपराधिक इतिहास के बाद से ये लोग 500 के आसपास गाड़ी बता रहे कि चोरी कर चुके हैं। सब ये बेहद हाईटेक तरीके से सब ये चोरियाँ की जाती थी। किस तरीके से इन्होंने तरीका सीखा और किस तरीके से ये इस तरीके को अंजाम दिया करते थे? तरीका सर सीखा कहाँ से इन्होंने ये चोरी का तरीका ये पूछताछ में बताया कि यूट्यूब पे तमाम वीडियो पड़ा है, कैसे गाड़ी को हम लोग लॉक गाड़ी हो गई, चाबी खो गई, गाड़ी को कैसे खोलें, और वहाँ से ये वीडियो देख के ये सारे सॉफ्टवेयर और जो भी चीज़ें हैं इनकी जानकारी प्राप्त कर ये लोग अंजाम देते हैं। गैंग का जो सरगना है आमिर, उसकी क्या वियर अबाउट्स, उसके बारे में क्या डिटेल है, वो कहाँ आता जाता रहता है? उसकी डिटेल अभी प्राप्त की जा रही है। हाँ, क्या वो दुबई भी आना जाना रहता है? हाँ, दुबई आना जाना रहता है। बेसिकली ये अभी पूछताछ में ये लोग बताए हैं कि जो ऑटोमेटिक चाबियाँ होती है बेसिकली वो दुबई से वो और उसकी पत्नी दुबई से लाके इनको देते थे। टेक्नोलॉजी वहाँ से। और उसके बाद इन गाड़ियों को कहाँ पर खपाया जाता था, कहाँ बेचा जाता था? गाड़ियों को जैसे आमिर और आसिफ और इस्लाम हैं, ये लोग गाड़ियों की डिमांड करते थे। जैसे ये लोग इनके बारे में भी जानकारी की जा रही है, आगे टीमें इस पे काम करेगी। जैसे ये लोग बताते थे कि इन गाड़ियों की डिमांड है, तो ये रेकी करते थे, रेकी करके उन गाड़ियों को चिन्हित करते थे। चिन्हित करने के बाद फिर वो उनका सॉफ्टवेयर जो भी चीज़ें इकट्ठा करके और फिर जाते थे और फिर उन गाड़ियों को चोरी करते थे। जो दिल्ली में भी गिरफ्तारी हुए हैं उनकी गिरफ्तारी का विवरण बता दीजिए, कितना उनका आपराधिक इतिहास है उनके नाम के साथ, और कितने लोगों का ये गैंग है जो अभी फरार चल रहे हैं उनके नाम? टोटल अभी इस गैंग में 8 लोग चिन्हित हुए हैं, जिसमें से 4 पकड़े हैं। 4 लोग अभी फरार चल रहे हैं, जिन पे काम किया जा रहा है। इनका आपराधिक इतिहास है। अभियुक्त ताज मोहम्मद के विरुद्ध कुल 55 अभियोग पंजीकृत है। गुड्डू के विरुद्ध 8 अभियोग है। मतीन के विरुद्ध 8 अभियोग पंजीकृत है और अभियुक्त काशिफ जो इसका सौतेला बेटा है। और खबर प्रयागराज से है, जहां संगम में माघ मेले के 5वें स्नान के अवसर पर माघी पूर्णिमा मेले का आयोजन किया गया। माघी पूर्णिमा स्नान के साथ ही माघ मास का समापन हो जाएगा। वहीं जो श्रद्धालु कल्पवास कर रहे थे, माघी पूर्णिमा स्नान के साथ ही कल्पवास भी पूर्ण हो जाएगा। इस मौके पर यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसको लेकर भी प्रशासन की तरफ से चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी और कल्पवासियों को अपने टेंट से गंतव्य को जाने से किसी प्रकार की कोई समस्या न हो, इसको लेकर भी ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई थी। माघी पूर्णिमा का स्नान है और माघ मास इस के साथ समाप्त होगा। जो कल्पवासी यहाँ पर पौष पूर्णिमा से प्रवास कर रहे थे वो माघी पूर्णिमा स्नान के बाद प्रस्थान करते हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए कल हम लोगों ने 2 व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। एक व्यवस्था के अंतर्गत जो लोग यहाँ पर स्नान के लिए आएंगे, कल्पवासियों के साथ साथ अन्य बहुत सारे स्नानार्थी यहाँ पर आते हैं, उनको सम्यक और सुगम आवागमन देने के लिए पार्किंग की व्यवस्थाएं और एकल दिशा मार्ग, ट्रैफिक की व्यवस्थाएं, विभिन्न ड्यूटियों का व्यवस्थापन किया गया है। साथ ही जो कल्पवासी यहाँ पर प्रवास कर रहे थे उनके प्रस्थान के लिए भी ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि कानपुर लखनऊ मार्ग वाले कल्पवासी किस प्रकार से जाएंगे। चित्रकूट, रीवा, सतना मध्य प्रदेश में जाने वाले कल्पवासियों का मार्ग निर्धारण कर दिया गया है। वाराणसी, जौनपुर जाने वाले कल्पवासियों का मार्ग निर्धारण कर दिया गया है। साथ ही साथ पीपे के पुल 2 नंबर और 4 नंबर का प्रयोग करके वे अपने गंतव्य को वापस जा सकेंगे। इस प्रकार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। साथ ही चूंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन होता है तो उत्तर प्रदेश पुलिस की विभिन्न इकाइयां जिस प्रकार से उन्होंने पूर्व में योगदान दिया है, जिसमें यातायात पुलिस के लोग, घुड़सवार पुलिस के लोग, नागरिक पुलिस के लोग, महिला पुलिसकर्मी, एसडीआरएफ की टीमें, एनडीआरएफ की टीमें, एटीएस के कमांडोज, एसटीएफ की टीम, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स, एएस चेक टीम्स, एंटी रोमियो टीम्स और पीएसी बल के जवान, आरएफ की टीमें सभी। और प्रयागराज के बहुचर्चित उमेश पाल और उनके 2 सरकारी गनर की हत्या के 24 फरवरी को 1 साल पूरा हो जाएगा। हत्याकांड के 1 साल पूरे होने पर उमेश पाल के घर का श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उनके सरकारी गनर राघवेंद्र सिंह और संदीप निषाद को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। श्रद्धांजलि को लेकर उमेश पाल के घर पर तैयारियां की जा रही है। उमेश पाल के श्रद्धांजलि सभा में जनप्रतिनिधियों के साथ स्थानीय लोगों के भी शामिल होने की
उम्मीद जताई जा रही है। केस शूटआउट के मुख्य शूटर के पकड़े नहीं जाने पर उमेशपाल की पत्नी जयपाल ने खतरा जताया है। उन्होंने कहा कि उमेशपाल हत्याकांड में शामिल गुड्डू मुस्लिम, शाबिर अरमान और अतीक अहमद की पत्नी जो चल रही है शाइस्ता परवीन, उनसे खतरा है। हालांकि उन्होंने सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री ने न्याय दिया है, आगे भी उम्मीद है कि सीएम उनको न्याय देंगे। देखिए, आप सभी मीडिया कर्मचारी को मैं धन्यवाद कहूँगी और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करूँगी, क्योंकि जो न्याय मिला मुझे वो उन्हीं के माध्यम से मिला था। और ये जो मैं श्रद्धांजलि सभा कर रही हूँ वो मेरा स्वयं का नहीं है, वो सर्व समाज का है, जिसमें आप सभी शामिल हैं और मेरे साथ के लोग भी शामिल है, मेरा समाज शामिल है, इन सभी का है। और इसमें मैं किसी को आमंत्रण नहीं कर रही हूँ कि आप ये करिए, ये तो श्रद्धांजलि की सभा है। आप सभी आकर के उनको श्रद्धांजलि दें, क्योंकि कहीं ना कहीं उस आतंक का खात्मा हुआ है जिसके भय के साए में सभी थे। न्याय मिला है, क्या कहेंगी इसमें? न्याय बहुत अच्छा मिला है, लेकिन आज भी न्याय में कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई हैं, क्योंकि अभी तक गुड्डू जो मेरे सिपाही थे, सुरक्षाकर्मी जो राघवेंद्र और संदीप निषाद थे, तो इनके भी जो हत्या में शामिल लोग थे, जिसमें से गुड्डू बमबाज था, शाबिर था, अरमान था, और कहीं ना कहीं साजिशकर्ता की प्लान जो बनाई रूपरेखा जिसने बनाई थी वो भी शामिल है, उसमें शाइस्ता परवीन भी शामिल है। तो आज भी वो लोग कहीं ना कहीं वो हैं और छुपे हुए हैं। और इतिहास गवाह है कि ये लोग तुरंत कभी कोई चीज़ का खात्मा करने के लिए तुरंत नहीं करते, वो सब एकजुट होकर के फिर प्लान करते, फिर उसका खात्मा करते। तो ये आज भी डर हमको है। और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शुक्रवार को बीकानेर के डूंगरपुर महाविद्यालय परिसर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी नाइलिस्ट के केंद्र का उद्घाटन किया। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले इस संस्थान में युवाओं को IT, AI, इलेक्ट्रॉनिक स्किल डेवलपमेंट जैसे कोर्सेज कराने का अवसर मिलेगा। नाइलिस्ट के इस सेंटर में लगभग 150 कंप्यूटर की सुविधा युक्त लैब स्थापित कर दी गई है। इस सेंटर का एक भाग डूंगरपुर महाविद्यालय में होगा और अन्य दूसरा हिस्सा इनोवेशन सेंटर के रूप में MGSU परिसर में संचालित किया जाएगा। इस केंद्र के निर्माण में 7 करोड़ रुपए की लागत आई है। नाइलिट केंद्र के उद्घाटन अवसर पर कार्यक्रम आयोजन में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि बीकानेर में नाइलिट सेंटर खुलने से यहाँ के युवा सक्षम और संबल बनेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के तहत काम करती है। कोई भी सेक्टर अछूता नहीं रहे, इस दिशा में काम करती है। और ये बीकानेर के लिए बड़ा दिन है कि नेशनल इंस्टीट्यूट MET की यहाँ बनना, ये बड़ा काम है। मुझे ऐसा लगता है कि नाइलेट सेंटर के बाद जो टेक्निकल लोग होंगे, जो पॉलिटेक्निक में भी अपना कैरियर चुनते हैं, जो इंजीनियरिंग में भी अपना कैरियर चुनते हैं, या बीकानेर के हैं लेकिन आसपास के इंजीनियरिंग कॉलेज में अपना कैरियर चुनते हैं, उनको अगर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग नाइलेट के इस सेंटर से मिल जाएगी तो तुरंत उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध हो जाएंगे देश में। ये इस सेंटर की इतनी महत्ता है, तो रोजगार के लिए भी महत्वपूर्ण है। और दूसरा, एक हम जिस दिशा में अभी एक चिंतन कर रहे थे, हमारे साथ सभी टेक्निकल लोग खड़े हैं, VC साहब से लेकर के, प्रिंसिपल साहब से लेकर के, और नाइलेट के डायरेक्टर साहब से लेकर के सब खड़े हैं। मैं चाह रहा हूं कि बीकानेर IT हब बने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बीकानेर हब बने। इस दिशा में हमें काम करना है और ये आज माइलस्टोन है। मैं समझता हूँ ये मील का पत्थर है नाइलेट का सेंटर डूंगरपुर कॉलेज में भी, और इसका एक पोर्शन जो है महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में भी काम करेगा। और ये देखने में आ रहा है कि जो फीस रखी गई है आम बच्चों के लिए वो बहुत ज़्यादा है इस सेंटर की, तो क्या इसको भी कम करवाने का प्रयास रहेगा क्या? नहीं, इसमें तो कई जगह तो फीस है ही नहीं, कुछ ऐसे कैटेगरी के लोग हैं, के लिए ही है। बाकियों के लिए कोई विषय आपने बताया तो हम इस पर चिंतन करेंगे निश्चित रूप से। हम तो चाहते हैं कि ये वैसे भी बीकानेर डेजर्ट का पार्ट है, तो हाई फीस का तो यहाँ विषय रहेगा भी नहीं। हम तो इजी लोगों को एडमिशन मिले।
और खबर पटना से है, जहां पटना के बापू सभागार में हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने पंचायत स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें बिहार के सभी जिले से दलित महादलित समुदाय के हजारों महिलाएं पटना सभागार में पहुंची और समारोह में एनडीए के तमाम नेता भी मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि हम लोग एकजुट हैं और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है। मांझी ने कहा कि दलित भाइयों की आवाज़ को आपके नेता जीतन राम मांझी और संतोष सुमन हमेशा उठाते रहेंगे, अगर आप लोगों के हक की लड़ाई भी लड़ते रहेंगे। वहीं बिहार से आए अनेकों जिलों से लोगों का कहना है कि जीतन राम मांझी को राष्ट्रपति बना दिया जाए, ताकि एक दलित का बेटा राष्ट्रपति बनेगा तो एक अलग इतिहास लिखा जाएगा। पटना बापू सभागार से मौके का जायजा हमारे संवाददाता चंदन कुमार चंचल ने लिया है, देखिए उनकी रिपोर्ट। अभी हम पटना में है, गांधी मैदान के बगल में बापू सभागार में जीतन राम मांझी का मिलन समारोह था और देखेंगे तमाम जो उनके मुसहर जाति के जो लोग हैं वो आए हुए थे यहाँ पे मिलन में। अभी हम बापू सभागार के गेट पे है, लेकिन कुछ महिलाएं हैं, उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों को किस लिए बुलाया गया था, क्योंकि अभी देखेंगे कहाँ था आप लोग। हम लोग आए थे यहाँ पे, कहाँ रैली में, क्या चीज का रैली था? ये पंचायत स्तरीय कार्यकर्ता का रैली है। अच्छा, पंचायत स्तर और प्रखंड जिला स्तर से ये बुलाया था आप लोग? हमारे गार्जियन संरक्षक महोदय और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय। कौन है आपके गार्जियन? कौन है गार्जियन? संरक्षक महोदय श्री जीतन राम मांझी, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार सरकार। क्या बोले आज आप लोग? हम लोग जब जहाँ बुलाए हम लोग वहाँ उपस्थित रहेंगे। हाँ, हम लोग जहाँ बुलाए हम लोग को बिहार के अंदर या दिल्ली में हम लोग पूरा समर्थन के साथ वहाँ पहुँचेंगे। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग पूर्णिया बिहार। पूर्णिया से जी। क्या करते हैं आप? राजनीतिक जी। तो देखेंगे तमाम जो लोग हैं वो आए हैं यहाँ पे बापू सभागार में, उनका सभा चल रहा था, लेकिन कुछ महिलाएं हैं उनसे बात। कहाँ से बनी चाची? कहाँ से बनी? सकरी से। सकरी से। खाना वाना खाई नहीं? नहीं खेला है। अभी सब रैली से निकला है। हाँ। अभी कुछ देर में खाना खाने के लिए जाएंगे सब लोग। अच्छा, ठीक है। कहाँ खाने की व्यवस्था? सब व्यवस्था है, मंत्री जी का आवास के लिए बुलाया गया था आप लोग। यहाँ पर जो है गरीब सभा का जो है मतलब आयोजन किया गया है। महारैली हुआ है, पंचायत स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है, इसी में जो है बुलाया गया हम लोग को। कहाँ से आए हैं आप? हम जो है जम्मू जिला सहायक सिकंदरा प्रखंड अध्यक्ष है। अच्छा, हम पार्टी के जो हम लोग जो है आज आप लोग को निर्देश दिया गया है जीतन राम मांझी की तरफ से। हम लोग का यह निर्देश दिया गया है कि हम लोग जो है पंचायत स्तर जो है पंचायत अध्यक्ष कार्यकर्ता बूथ कमेटी को तैयार करना है और मजबूत से जो है पार्टी को बिहार में उभर को जो है लाना है और आगे मतलब जो है हम लोग को जो है सरकार बनाना है। अच्छा, हाँ, गठबंधन की सरकार हमारा आगे और बनेगी, जीतन राम मांझी की ही सरकार होगा और उसको क्या होगा देखा जाएगा, लेकिन हम लोग जो मजबूती से इसके लिए काम कर रहे हैं। तो देखेंगे कि ये बापू सभागार है, हमारे कैमरा के माध्यम से देखेंगे ये आप, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि ये जूम करके दिखाए। पंचायत स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन एवं समान समारोह था और ये बापू सभागार है और बापू सभागार से जो तमाम पूरे बिहार के जितने भी दलित और महादलित जो समुदाय के लोग थे वो बापू सभागार में था और जीतन राम मांझी इनके खुद नेतृत्व में, आपको बता दें कि यहाँ पे सम्मेलन में बुलाए थे, लेकिन कुछ लोग और हैं उन लोग से हम सीधे बात करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि यहाँ पे बैनर तले हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के यहाँ पे बैनर लगा हुआ है, लेकिन कुछ लोगों से हम सीधे बात करने की कोशिश करेंगे कि ये लोग कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग किशनगंज से आए, वहाँ बात करेंगे। कहाँ से हैं? किशनगंज से आए हुए हैं। अच्छा, क्या बताया गया था आज आप लोग जी? क्या किस लिए बुलाया गया था? किशनगंज से बुलाया गया था, ये जीतन राम मांझी के इसमें आए हुए थे हम लोग। अच्छा, रैली में आए हुए थे। हम लोग का यही कहना है कि नरेंद्र मोदी से ये कहना है कि हमारे जीतन राम मांझी को और राष्ट्रपति का पुरस्कार दिया जाए इस बार उनको, आने वाले समय में उनको जीतन राम मांझी जी को राष्ट्रपति का पुरस्कार दिया जाए जीतन राम मांझी जी को। अच्छा, हम लोग किशनगंज से आए, डॉक्टर शाहजहां जिला अध्यक्ष है वही भेजे हम लोग को। अच्छा, राष्ट्रपति एकदम बना दिया जीतन राम मांझी जी को। हाँ, हम लोग का यही लग रहा है कि राष्ट्रपति बन जाएंगे, एकदम बन जाएंगे। पूरे जनता का साथ है उनका। बस हाँ, सबका, दलित का साथ है, गरीब का साथ है, मजदूर का साथ है। किस जाति से आते हैं? तो हम लोग जाति मुस्लिम जाति से आते हैं। जुल्फकार हुसैन और फकरू मेरा नाम है, किशनगंज से हम लोग आए हुए हैं। मेरा कहना है कि गरीबी में गरीबों की शराफत कम नहीं होती, गरीबी में गरीबों की शराफत कम नहीं होती। अगर कर दो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। तिरछुल न तलवार न खंजर पसंद है, तिरछुल न तलवार न खंजर पसंद है। हमारे शाहजहां को प्यार का मंजर पसंद है, प्यार का मंजर पसंद है।
आज जीतनराम मांझी आप लोग से मिले? हाँ मिले, हम लोग से क्या बताए? क्या बात की, बढ़िया बात की, बोले जो भी होगा अच्छा होगा, बढ़िया होगा, आप टेंशन मत लीजिए। क्या लग रहा है कि फिर बात तो ये भी चल रहा है कि जीतनराम मांझी फिर जा रहे हैं आरजेडी के साथ? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ एकदम मन बना लिए वो, एकदम मन बना लिए, इंडिया के साथ ही रहेंगे। हाँ एकदम मन बना लिए कि अब हम लोग को इसी में रहना है, कहीं कोई दिक्कत कहीं कोई परेशानी नहीं। कहाँ से आए हैं? हम लोग किशनगंज से आए हुए हैं, जिला अध्यक्ष डॉक्टर शाहजहां है, और हम हो गए नगर अध्यक्ष उज्जवल झा जी भी आए हुए हैं उनके साथ में जी। तो देखेंगे कि यह पूरे बिहार से जो दलित और महादलित के जो लोग थे वो आए हुए थे और जीतनराम मांझी की अगुवाई में यहाँ पे सम्मेलन कराएगा और सम्मेलन में ये निर्देश दिया गया है कि आप लोग एकजुट रहिए और एकजुट रह के हमारे साथ काम करिए, क्योंकि वो खुद एक दलित समुदाय से आते हैं और दलितों की आवाज उठाने के लिए वो लगातार तत्पर है। कैमरा पर्सन ज्योति के साथ चंदन कुमार चंचल, TNP न्यूज पटना। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए TNP न्यूज के साथ। नमस्कार।